एक कहावत है, वक्त जब पलटता है तो बादशाहों के सिर से ताज गिर जाते हैं और बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नेपाल के उस खिलाड़ी नेता की जिसने 10 साल में 4 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की, लेकिन जिस ताकत के दम पर वो हर बार सत्ता में आता था, आज उसी ताकत ने उसे सड़क पर ला दिया है। ये कहानी है केपी शर्मा ओली की, वो नेता जिसके अब देश छोड़कर भाग जाने की खबरें आ रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल का सबसे चतुर नेता आज भागा भागा फिर रहा है? चलिए आज इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। देखिए, नेपाल की राजनीति को समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। वहां लोकतंत्र तो है, लेकिन स्थिरता या स्टेबिलिटी कभी नहीं रही। सोचिए जरा, पिछले 14 सालों में 17 सरकारें बदल चुकी हैं। मतलब लगभग हर साल एक नया प्रधानमंत्री, एक नई सरकार और एक नई सियासी चालबाजी। और इन सब चालबाजियों के मास्टर थे केपी शर्मा ओली। इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा किया। हर बार तिकड़म लगाई, गठबंधन बनाए, तोड़े और ताकत के दम पर सत्ता हथियाई। लेकिन इस बार जनता ने उनकी कुर्सी ही खींच ली। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ओली का पहला कार्यकाल साल 2015। छात्र राजनीति से ही ओली की इमेज एक आक्रामक राष्ट्रवादी नेता की थी। इसी इमेज के दम पर वो अक्टूबर 2015 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। सत्ता में आने के लिए उन्होंने माओवादियों और दूसरी पार्टियों का सपोर्ट लिया और कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने अपना सबसे पसंदीदा कार्ड खेला, भारत विरोध। उन्होंने खुलकर भारत विरोधी राष्ट्रवाद को हवा दी और चीन से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। देश में मधेसी आंदोलन भड़क गया, भारत नेपाल के रिश्ते तनाव में आ गए और नतीजा, अगस्त 2016 में ओली की कुर्सी चली गई, पहला राउंड खत्म। लेकिन ओली हार मानने वालों में से नहीं थे। फरवरी 2018 में वो फिर लौटे, इस बार और भी ज्यादा ताकत के साथ। उनकी पार्टी को बहुमत मिला। उन्होंने खुद को एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया और इस बार भी उन्होंने वही पुराना फॉर्मूला आजमाया, भारत से पंगा। उन्होंने भारत के 3 इलाकों काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल में दिखाकर एक नया नक्शा जारी कर दिया। इस पर खूब विवाद हुआ। उन्हें लगा कि इससे वो और पॉपुलर हो जाएंगे, लेकिन घर में ही आग लग गई। उनकी अपनी ही पार्टी में गुटबाजी शुरू हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और संसद भंग करने की कोशिशों के चक्कर में एक बार फिर उनकी कुर्सी चली गई। दूसरा राउंड भी खत्म। कहानी में हमें एक मजेदार ट्विस्ट आता है। मई 2021 में कुर्सी गंवाने के ठीक 2 महीने बाद जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से वो कुछ दिनों के लिए फिर से पीएम बन गए। लेकिन यह खुशी बस चंद दिनों की ही मेहमान थी। जैसे ही दूसरी पार्टियों ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई, ओली को फिर से पद छोड़ना पड़ा। यह शायद दुनिया के सबसे छोटे प्रधानमंत्रित्व कार्यकालों में से एक था। आए और गए। अब आता है चौथा और आखिरी दांव, जुलाई 2024। इस बार ओली जनता के वोटों से नहीं, बल्कि नेपाली कांग्रेस के समर्थन से, यानी जोड़ तोड़ और राजनीतिक समीकरणों से चौथी बार पीएम बने। उन्हें लगा कि वो हमेशा की तरह सबको मैनेज कर लेंगे, लेकिन वो एक चीज भूल गए थे, जनता की ताकत, खासकर युवाओं की ताकत। इस बार जनता उनके भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और झूठे राष्ट्रवाद से तंग आ चुकी थी। देशव्यापी आंदोलन भड़क उठा जिसका नेतृत्व युवाओं ने किया और इस बार जनता का गुस्सा इतना भयानक था कि ओली का सारा राजनैतिक अनुभव, सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा और अब खबरें हैं कि वो देश छोड़कर भाग सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ओली का असली एजेंडा क्या था? वो बार बार ऐसा क्या करते थे कि सत्ता में आ जाते थे? तो पहला, वो राष्ट्रवाद और भारत चीन समीकरण का इस्तेमाल सत्ता की सीढ़ी की तरह करते थे। दूसरा, सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिला लेते थे, कभी माओवादी, कभी कांग्रेस, कभी छोटी पार्टियां। सौदेबाजी में माहिर थे। तीसरा, बार बार भारत के खिलाफ बयान देकर और नक्शे जैसे मुद्दे उठाकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश करते थे। चौथा, उन पर भ्रष्टाचार, पावर का गलत इस्तेमाल और सरकारी सिस्टम को कमजोर करने के आरोप हमेशा लगते रहे। इस पूरे मामले पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं।
सामरिक मामलों के बड़े जानकार ब्रह्मा चेलानी कहते हैं, नेपाल का सबसे अनुभवी और राजनीतिक तौर पर सबसे चतुर खिलाड़ी भी सड़कों के गुस्से के सामने टिक नहीं सका। वहीं डिप्लोमेटिक मामलों के एक्सपर्ट सुशांत सरीन ने तो और भी तीखी बात कही। उन्होंने लिखा, पूरी जिंदगी 2 नंबर की राजनीति करो, जनता को लूटो, झूठे नक्शे बनाकर पड़ोसी से दुश्मनी करो और फिर एक दिन जनता का गुस्सा सब राख कर देता है। ओली ने यही किया, लेकिन जनता भूखी थी, बेरोजगार थी, आखिर गुस्सा सड़कों पर फूटा। तो केपी शर्मा ओली की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, कितनी भी चालें क्यों ना चल लें, लेकिन जब जनता जागती है तो बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। नेपाल की राजनीति में ओली का जाना शायद किसी अंत का प्रतीक ना हो, लेकिन यह उस देश की लगातार बनी हुई राजनीतिक अस्थिरता की एक और कड़ी जरूर है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नेताओं को जनता के गुस्से को हल्के में लेना भारी पड़ता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।